नमस्ते आप सभी को। और मैं सुनील व्यास आपका फिर से स्वागत करता हूं टू द पॉइंट एकेडमी में। हमने आरएस प्री और मेंस कंबाइन करके ये एक जो प्रयास शुरू किया है, तो देखते हैं आप लोगों को। अगर आप लोग मन से पढ़ते हैं कितना फ़ायदा होता है, आप मैसेज करें, बताएं, है ना। पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने की इससे कोशिश करें। चलिए, तो पूरा लेखीय स्रोत हम पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट हम पूरा लेखीय सामग्री में भाग 2 नेक्स्ट चैप्टर आज शुरू करते हैं। ठीक है। पूरा लेखीय स्रोत जो है उनको हमने कई भागों में बांटा था। उसमें हमने देखा था कि पुरातत्व में अपने को जो स्मारक, मंदिर, स्तंभ, मूर्तियाँ, ठीक है, सिक्के, ये सारे जो है पुरातात्विक स्रोत हैं। इनमें हमने स्मारक जो है वो जो प्रमुख अभिलेख थे वो हमने पढ़ लिए हैं और इस भाग में हम जो है पूरा लेखीय सामग्री जो मध्यकाल के आसपास लिखित रूप में अपने को आज भी मिलती है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये देखो, ये 2 प्रकार की है अपने पास। ठीक है। एक तो फारसी और उर्दू भाषा में लिखित और एक राजस्थानी और हिंदी भाषा में लिखित। तो फारसी और उर्दू भाषा में जैसे फरमान है, ठीक, मंसूर है ना, रुक्का, निशान, अर्जदास्त, हुज़्बुल हुक्म, सनद, इंसा, वकील रिपोर्ट और अखबारात। हो सकता है कि ये प्रश्न पूछ ले 2 अंक का, ठीक है ना। 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रमुख फारसी और उर्दू भाषा में जो लिखित सामग्री पूरा लेखीय स्रोतों के रूप में हमें प्राप्त होती है, किन्हीं 5 के नाम लिख दें या किन्हीं 4 के नाम लिख दें। इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछ लेते हैं, तो ये अपने को ध्यान में रखने हैं। फरमान, मंसूर, रुक्का, निशान, अर्जदास्त, हुज़्बुल हुक्म, सनद, इंसा, वकील रिपोर्ट और अखबारात। राजस्थानी में जैसे पट्टे हैं, बैया है, खरीते हैं, खतूत है, अर्जिया है, हकीकत है, याददाश्त है, गांव के नक्शे, हाल हवाले, पानड़ी, अखबार, ये सारी चीज़ें राजस्थानी हिंदी भाषा में अपने को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है अपने पास पहला जो है वो है खरीता। खरीता क्या है? ये एक प्रकार के पत्र हैं और जब एक शासक दूसरे शासक को जो पत्र भेजता था वो कहलाता था खरीता। तो ये अपने को ध्यान में रखते हैं। ये कौन भेजता है? ये शासक भेजते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। इससे क्या पता चलता है? इससे उनकी नीतियों के बारे में अपने को पता चलता है, ठीक है। और राजस्थान के दृष्टिकोण से मुग़ल मराठों के बीच में जो संबंध है वो भी अपने को पता चलते हैं। और राजाओं के जो गोपनीय समझौते हैं, नीतियाँ और समझौते, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने को खरीता से पता चलती हैं। तो खरीता वे पत्र हैं, खरीता एक प्रकार के पत्र हैं, ठीक है, जो एक शासक दूसरे शासक को भेजता है, ठीक, गोपनीय समझौते, नीतियाँ, और ये अपने को इससे पता चलता है। सेकंड आ रहा है अखबारात। अखबारात क्या है? ये मुग़ल दरबार में, अखबारात मुग़ल दरबार में प्रकाशित दैनिक समाचारों का संग्रह है, ठीक है। तो दैनिक समाचार कहाँ के? मुग़ल दरबार के। तो मुग़ल दरबार के दैनिक समाचारों का संग्रह है। इसमें दरबार की नियुक्तियों की जानकारी अपने को मिलती है और शासकों के कार्यकलापों की जानकारी मिलती है। तो ये अखबारात अपने को ध्यान रखते हैं कि मुग़ल दरबार में जो प्रकाशित दैनिक समाचार है उनका संग्रह है। इससे उनकी नियुक्तियाँ और कार्यकलापों की जानकारी अपने को मिलती है। नेक्स्ट आता है, देखो, वकील रिपोर्ट्स। अब वकील क्या है? वकील की रिपोर्ट है। वकील रिपोर्ट्स यानी वकील की रिपोर्ट। तो वकील किसको कहेंगे? आजकल तो एडवोकेट है, पर पुराने ज़माने में अपन कहते हैं ना कि तू क्या उसका वकील है क्या?
इसका मतलब ये है कि राजपूत राज्यों का जो एक प्रतिनिधि है वो मुग़ल दरबार में रहता था उस समय। ठीक है, राजपूत राज्यों का एक प्रतिनिधि मुग़ल दरबार में रहता था। तो वो मुग़ल दरबार की जो भी गतिविधियां होती थी, मुग़ल दरबार में जो भी चीज़ें चलती थी, आपसी षड्यंत्र या कूटनीति या दलबंदी संघर्ष, जो भी रिपोर्ट चलती, उसकी रिपोर्ट जो है वो अपने शासक को भेजता था। ठीक है, तो वकील क्या है, ये राजपूत राज्यों का एक प्रतिनिधि है जो मुग़ल दरबार में रहता था। ठीक है, और वहाँ पे रहकर जो उसको पता चलता था, दरबार की गतिविधियाँ होती थी, उसकी रिपोर्ट वो किसको करता था, अपने शासक को करता था। तो इससे क्या पता चलता है, देखो मुग़ल और शासकों के आपसी संबंधों के बारे में पता चलता है, राइट। दरबारों की कूटनीतिक घटनाओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो आपसी संबंध है ना, कूटनीति, दरबारी षड्यंत्र, दलबंदी, गुटबंदी, इन सब चीज़ों के बारे में वकील रिपोर्ट से अपने को पता चलता था। नेक्स्ट देखें, परवाना। परवाना क्या है, ये शासक जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजते थे। परवाना एक पत्र है। परवाना क्या है, ये पत्र है साहब। ये कौन भेजता था, ये शासक भेजता था। किसको भेजता था, अपने अधीनस्थ को। ठीक है, ये जो है परवाना या फरमान जो है, इसको परवाना या फरमान इसको कहते थे। ये दो कई प्रकार के थे, जैसे देखो, एक तो दो वर्की यानी दो परतों वाला दस्तावेज होता था, दो वर्की। इसमें क्या होता था, इसमें राजाओं के दैनिक प्रशासन और युद्ध के जो खर्चे होते थे, दो वर्की, ये खर्चों पे प्रकाश डालता है साहब। दैनिक प्रशासन और युद्धों के जो खर्चे होते थे उस पे प्रकाश डालता है दो वर्की। नेक्स्ट है जमाबंदी। जमाबंदी ये अपने को आज भी ध्यान है, राजस्व से संबंधित है। ये आर्थिक स्थिति है ना, राजस्व, जमाबंदी, किससे कितना टैक्स लेना है, कहाँ क्या करना है। ठीक है, वो सब चीज़ें इस जमाबंदी में रहती थी। मूल की ये हिसाब किताब की बहियाँ हैं, है ना, जैसे कैश बुक होती है ना, ये ठीक है, केस बुक जैसा है। और जमाबंदी अपने देख लिया, ये जो है राजस्व है, या अपने को जो चुंगी, जैसे चुंगी मिल गई है ना, हिसाब किताब, ये जो भी पैसा आता था वो सब हिसाब किताब इसमें रहता था। तो राज्य की आर्थिक स्थिति की जानकारी जमाबंदी से मिलती है। मुल्क अपन ने देख लिया। ठीक है, तो कैश बुक संबंधित है, या इसको यूँ कहो, ये वेतन रजिस्टर टाइप होता था, जैसा वेतन रजिस्टर होता है ना, ये वेतन रजिस्टर था। अब है तलकी। ये क्या है, राजाओं के जो आदेश और शासकों, सामंतों और कर्मचारियों को भेजे थे उनके पत्रों की नकलें हैं। ये एक प्रकार से ओसी है। ऑफिस में आप लोग काम करते हो तो एक ओसी रखते हो, तो ये ऑफिस कॉपी है साहब। तलकी क्या है, एक प्रकार से ऑफिस कॉपी है शासकों के यहाँ की। ठीक है, नेक्स्ट देखें अपन सिया हुजूर या दस्तूर कोमवार। तो राज परिवार की जो दैनिक आवश्यकताएं का खर्चा था वो सिया हुजूर में मिलता है। सिया हुजूर में क्या मिलता है कि दैनिक आवश्यकताओं का खर्चा, दैनिक आवश्यकता का खर्चा, ये अपने को सिया हुजूर में मिलता है। और दस्तूर कोमवार में क्या है, कोमवार दस्तूर यानी जातिवार ब्यौरा। इसमें अपने को जातिवार ब्यौरा मिलता है। राज्य के जो भी अधिकारियों के नाम और जाति अपने को इसमें दस्तूर कोमवार में मिलता है। नेक्स्ट देखो अर्जदास्त। अर्ज है, बिनती है, और बिनती कौन करेगा, अर्जदास्त है जो है, ये बादशाह नहीं, ये प्रजा के द्वारा, हाँ सही है, बादशाहों या शहजादों को, शहजादों, प्रजा
ठीक है। अर्जदास जो है वो एक तरह से प्रजा जो है वो बादशाह या शहजादों को लिखे जाने वाले पत्र थे, ठीक है। प्रजा लिखती थी, अर्ज करती, अर्ज तो प्रजा ही करेगी। तो गलत हो गया ये थोड़ा। तो प्रजा जो है वो बादशाह या शहजादों को जो पत्र लिखती थी वो ये हस्बुल हुक्म, हुक्म कौन देता है? बादशाह। तो बादशाह ही आज्ञा है सर, जो वजीर लिखता था। आज्ञा देता कौन था? बादशाह। लिखता कौन था? वकील, ठीक है। रज़्म और अहकाम बादशाह द्वारा अपने सचिव को लिखवाई गई टिप्पणियाँ हैं, जिसके आधार पर सचिव पूरा पत्र तैयार करता था, ठीक है। और ये नियुक्ति और अधिकार हेतु जो सनद प्रदान की जाती थी वो इसके द्वारा ही प्रदान की जाती थी। तो ये वो टिप्पणियाँ हैं जो बादशाह अपने सचिव को नोट कराता था। रज़्म, टाइपिंग मिस्टेक आज ज़्यादा हो गई। रज़्म या अहकाम, ठीक है। रज़्म या अहकाम जो है वो अपने सचिव को लिखवाई गई टिप्पणियाँ हैं, ठीक है। ये टिप्पणी है, नोट शीट है साहब, नोट शीट, नोट शीट है। रुक्का, ये निजी पत्र होते थे। परवर्ती काल में राजा की ओर से प्राप्त पत्र को खास रुक्का कहा जाता था। जैसे राजा जो है किसी सामंत को भेजता था युद्ध के समय पर, युद्धों में भेजता था कि आओ भाई सामंत जी, काका जी आप आओ और युद्धों में आओ साहब, साथ लड़ेंगे मरेंगे। तो मरने का जो युद्धों का जो निमंत्रण है वो रुक्का के माध्यम से भेजा जाता। निजी पत्र था ये, जो अपना गोपनीय पत्र होता है ना, गोपनीय पत्र, ये निजी पत्र था, गोपनीय पत्र। दस्तक, दस्तक क्या है? एक परमिट है। दस्तक एक परमिट है। किस पे मिलता था? क्या करता था इससे? व्यापार, व्यापार हेतु परमिट है दस्तक, ठीक है। यानी माल सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जा। अगर आपके पास परमिट है, जैसे अभी जब जीएसटी आ गई है तो ई-वे बिल हो गया है ना, बस तो उसी तरह दस्तक जो है वो एक ई-वे बिल था। अखबारात राज्य और दरबार की कार्रवाइयों की प्रोसीडिंग्स है, ठीक है। खतूत संग्रह, ये जो खरीदा आपने पढ़ा था है ना, जो पत्र थे जो एक शासक दूसरे शासक को भेजता था, ठीक है, जिसमें गोपनीय समझौते ये होते, तो उन खरीदाओं का जो है संग्रह जो है वो खतूत है। अब प्राचीन राजस्थान में जो है वो बहियाँ लिखने की परंपरा भी थी, है ना। बहियाँ लिखते थे, आज भी लिखते हैं बहियाँ। जैसे सेठ साहूकारों को देखो, है ना, अभी दीपावली पे जो है वो सारी बहियाँ चेंज करेंगे। तो बहियाँ लिखने की भी परंपरा रही है। जैसे भी दीपावली पे बहियाँ लिखेंगे। हकीकतरी बही, इसमें राजा की दिनचर्या का उल्लेख होता था। हकीकत की बही में राजा की दिनचर्या का उल्लेख होता था। हुकूमत की बही, इसमें जो शासकीय आदेश है उसकी नकल इसमें रहती थी, हुकूमत की बही में। खरीदा बही,
ये है पत्रों की नकल, जैसे मैंने बताया था ओसी, ऑफिस कॉपी है। बिहारी बही, इसमें विवाह संबंधित बहियाँ हैं। कमठाना बही, सरकारी भवनों के निर्माण के जो भी खर्चे हैं वो कमठाना उसी को कहते हैं। इन बहियों के माध्यम से त्यौहार, उनको मनाने की विधि, ठीक है, विवाह आदि अवसरों पर जो भी खर्चे होते थे या वस्तुओं के मूल्यों का लेखा जोखा पता होता था, ठीक है, नगर में कौन कौन सी जातियाँ रहती है, स्त्रियों की स्थिति है ना, सांस्कृतिक सामाजिक इतिहास की जानकारी अपने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, शिलालेख। शिलालेख हमने देख लिए हैं, अब कुछ फारसी भाषा में भी अपने को शिलालेख मिले हैं। ये 4 प्रमुख है, वो देखें। एक तो अजमेर का, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा, ढाईबी पीर, जहांगीर महल और शाहजहानी मस्जिद, ठीक है। सबसे पहले देखो अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसकी गुंबद है, उसकी दीवार के पीछे लगा हुआ है। फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख है ये राजस्थान में, क्योंकि ये कब का है, ऐबक के टाइम का है, ठीक है। और मोहम्मद घोरी के बाद, है ना। तो उस समय 1200 ईस्वी का लेख है, उससे पहले फारसी भाषा यहाँ थी भी थी। तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो 1200 ईस्वी का लेख है, 1200 ईस्वी, और दूसरी चीज़ जो है फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख है, ठीक है ना। और इसमें उल्लेख है कि यह संस्कृत पाठशाला थी जिसको तोड़कर मस्जिद बनवाई है साहब, इसी से पता चलता है अपने को। नेक्स्ट है धाईबी पीर की दरगाह। ये एक दरगाह है, धाईबी पीर की दरगाह। यह है चित्तौड़ में, चित्तौड़ के किले के नीचे है ये धाईबी पीर की दरगाह। ये अपन बूंदीवाड़ा जाते हैं रास्ता, उस पे है। और 1325 ईस्वी का है ये फारसी का लेख। इससे ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर यहाँ आक्रमण किया था और चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था, खिजराबाद, खिजराबाद कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ लेख अपने को जालोर और नागौर से भी जो है वो फारसी लेख मिले हैं। इससे अपने को पता चलता है कि लंबे समय तक यहाँ मुस्लिम प्रभुत्व रहा था। जैसे जालोर जो है, इसका नाम करके सिवाना और जालोर का नाम खैराबाद कर दिया इसने। ये सारी चीज़ें इतिहास में देखेंगे। नेक्स्ट है जहांगीर का महल। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जहांगीर का महल कहाँ अवस्थित है, तो सब पुष्कर में है ये जहांगीर का महल। 1615 ईस्वी का लेख है। इसमें अमर सिंह पर जहांगीर की विजय की जानकारी मिलती है। इससे ये पता चलता है कि अमर सिंह जो है वो जहांगीर से हार गया था। अपने को ध्यान में है कि लगभग 1615 के आसपास जो है 1605 के बाद, हाँ, इसके आसपास मुग़ल और जो है ये संधि जहांगीर के काल में संधि हुई थी, और मेवाड़ और मुग़ल संधि, ठीक है ना। तो उस समय जो है वो जहांगीर यहीं रहता था, अजमेर में ही रहता था, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उसके लिए। और इस बाबत उसने जहांगीर महल में एक लेख का निर्माण करवाया फारसी भाषा में। एक अजमेर में एक और लेख है, शाहजहानी मस्जिद का लेख। इससे भी अपने को ये जानकारी मिलती है। तो ये 4 प्रमुख लेख फारसी भाषा के, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, धाईबी पीर, जहांगीर का महल और शाहजहानी मस्जिद। अब नेक्स्ट है देखो ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या है, तो तांबे का पतला पत्थर, पतला पत्थर,
ठीक है, जिसके ऊपर राजा महाराजा जो भी आज्ञा देते थे या कोई भूमि अनुदान देते थे तो उसको खोद दिया जाता था। कहते हैं तेरे पास कोई ताम्रपत्र है क्या, तो तांबे का पतला पत्थर, उसके ऊपर जो भी आदेश या उल्लेख होता था, आज्ञा होती थी, या यूं कहें कि राजाज्ञा, ठीक है, राजाज्ञा जो है उस पर खोद दी जाती थी, खोद के दे दिया जाता था। तो इतिहास निर्माण में ताम्रपत्रों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और सामंत जो है, जो भी इनाम, दान पुण्य, जागीर का अनुदान वगैरह देते थे, वो ताम्रपत्रों पे खोद देते थे। ताम्रपत्रों की पहले संस्कृत भाषा थी, लेकिन बाद में स्थानीय भाषा का भी इसमें उपयोग किया गया। तो एक तो दान पत्र या ताम्रपत्र जो होता था, इसको दान पत्र भी कहते थे। इसमें क्या क्या होता था, एक तो राजा का नाम, एक पाने वाले का नाम, एक तो देने वाला, पाने वाला, क्यों दे रहा है, कारण, और भूमि का विवरण। 4 चीज़ें इसमें होती थी। तो राजा, पाने वाला, कारण क्यों दे रहा है, और भूमि। ज़्यादातर भूमिदान के पट्टे ही जो है वो ताम्रपत्र अपने को मिलते हैं। इससे अपने को उस समय की राजनीतिक घटनाओं, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक स्थिति, इस सब की जानकारी अपने को मिलती है। ये प्रमुख ताम्रपत्र जो है वो अपने को मिले हैं। 4 प्रमुख ताम्रपत्र राजस्थान में, इनसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। पहला है आहड़ का ताम्रपत्र, ये लगभग 1206 ईस्वी के आसपास है। और इस वक्त ऐसा माना जाता है कि गुजरात जो है उसने मेवाड़ पे कब्जा कर लिया था, और मेवाड़ के राजा गुजरात के सामंतों के रूप में कार्य करते थे। तो गुजरात के राजा मूलराज का है, ये आहड़ से मिला है। और आहड़ में अगर वो कोई भूमिदान दे रहा है गुजरात का राजा, तो इसका मतलब सीधा है कि यहाँ की भूमि पर उसका अधिकार था। तो भीमदेव द्वितीय, यहाँ तक के राजाओं की वंशावली इसमें आहड़ के ताम्रपत्र पे दी है, और इससे पता चला कि गुजरात का प्रभुत्व था। ठीक। दूसरा है खेरोदा का ताम्रपत्र। खेरोदा का ताम्रपत्र 1437 के आसपास का है, यानी राणा कुंभा। ठीक है, ये राणा कुंभा के द्वारा दान दिए गए खेत, आसपास से गुजरने वाले मार्ग, मुद्रा और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो एकलिंग जी में जो है महाराणा कुंभा ने कोई दान दिया होगा, कुछ खेत वेत किसी को दान दिए, उनका जो है उल्लेख खेरोदा के ताम्रपत्र में है। इससे जो भी मार्ग उनके पास से गुजरते हैं, उस समय जो भी मुद्रा प्रचलित है, जो धार्मिक स्थिति है, उसकी जानकारी अपने को इससे मिलती है। नेक्स्ट देखो चिकली का ताम्रपत्र। चिकली का ताम्रपत्र जो है वो 1483 के आसपास है, और ये किसानों से जो वसूली जाने वाली लाग बाग है उसका अपने को इससे पता चलता है। पूर्व का ताम्रपत्र। पूर्व का ताम्रपत्र जो है वो हाड़ी रानी कर्मावती ने जो जोहर किया था, तो उसके समय ये जब जोहर करने वाली थी, तो उस समय किसी ब्राह्मण को इन्होंने पूर्व में ये दान दिया है, ये अपने को वहाँ से मिलता है, जानकारी मिलती है। तो हाड़ी रानी कर्मावती ने जोहर करने से पहले, मरने से पहले किसी को कुछ भूमि अनुदान दिया होगा, तो उसकी जानकारी अपने को पूर्व के ताम्रपत्र से मिलती है। अब आ गया सब सिक्के। सिक्कों का अपना महत्व है। देखो, सिक्के से जो पहली चीज़ अपने को पता चलती है वो चलती है उस काल की आर्थिक स्थिति। ठीक है, राजा का विवरण। दूसरी चीज, आर्थिक स्थिति कैसे पता चलेगी कि सिक्के में कितनी खोट है, शुद्ध सोने का है, एक चांदी का है, एक तांबा का है। अगर सोने के सिक्के जारी किए किसी ने, इसका मतलब पैसे वाला राजा था, है ना। चांदी की किए तो भी ठीक है, पैसे वाला था। सोने का था, खोट थी उसमें, तो इसका मतलब जो है आर्थिक स्थिति में कमी आ गई थी, प्रजा को बेवकूफ़ बना रहा। तो इस तरह से आर्थिक स्थिति का अपने को पता चला। ज़्यादा मात्रा में मिले, इसका मतलब व्यापार वाणिज्य में सिक्कों की बहुत ज़्यादा भूमिका थी। जबकि हम देखते हैं कि पुराने समय में जो दैनिक जीवन में सामग्री ली जाती थी, उनमें कौड़ियों से लेन देन होता था। ठीक है, सिक्के जो है बहुत बाद में आम जीवन में काम में बाद में आने लगे थे।
सिक्के कम हुआ करते थे। तो राजा का विवरण अपने को उससे पता चल जाता है ना। उस समय की सांस्कृतिक दशा, सिक्कों पे क्या चित्र बना हुआ है उससे पता चलता है। ठीक है, जैसे एक सिक्का मिला है, मोहम्मद गोरी का सिक्का मिला है, जिस पे एक तरफ मोहम्मद बिन साम है, एक तरफ लक्ष्मी की जो है वो मूर्ति है, पृथ्वीराज चौहान का भी नाम है। तो इससे ये समझ में आता है कि उस समय लक्ष्मी का भी जो है वो बड़ा महत्व था देवियों के रूप में, है ना, धन की देवी मानी जाती है वैसे भी। तो इस तरह सिक्के उस समय के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को या जीवन का मूल्यांकन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, एक नाम आता है सबसे पहले, उसका है वेब। ये बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, वेब। इस आदमी ने एक किताब लिखी है, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। ठीक है, तो द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना, ये किताब इसने, वेब ने लिखी है। तो इसमें इसने बहुत सारे सिक्कों का उल्लेख किया है। ठीक है, और मालव जो है, हमने उस समय भी देखा था, मालव जनपद के सिक्के, ये 6000 सिक्के अपने को मिले हैं नगर से। नगर से मालव जनपद के 6000 सिक्के मिले हैं। ठीक है, रेड से, रेड टोंक 3075 सिक्के मिले हैं चांदी के, पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क, शायद मे बी पॉसिबल कि मौर्य काल के रहे होंगे। बयाना, बयाना से अपने को लगभग गुप्त काल के 1900 सिक्के मिले हैं। गुप्त काल के सिक्के मिले हैं 1900 गोल्ड के। ठीक है, फिर आते हैं साहब गधिया सिक्के। ये कब के हैं? ये 11वीं और 12वीं सदी के सिक्के हैं। गधिया सिक्के, गधिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको जो छापते थे तो इनका जो राजा महाराजा जो भी मुंह होता होगा वो गधे जैसा हो जाता था, इसलिए इसको गधिया सिक्के कहते हैं। इसके अलावा जैसे झाड़साई सिक्के मिले हैं, तो वो झाड़साई सिक्के कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। स्वरूपशाही जो है वो मेवाड़ के हैं। सालिमशाही प्रतापगढ़ के हैं। ठीक है, आलमशाही बीकानेर के हैं। तो अक्खेशाही जो है वो जैसलमेर के हैं। ये सारे सिक्के हैं। इसके बाद में वो एक वीडियो है वो पहले बनाया हुआ है, ठीक है ना, सिक्कों का काफ़ी सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स उसमें हैं, तो वो मैं इसी प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, तो इसके बाद आप उसको देख लेना, ठीक है ना। बाकी सिक्कों पे मोटी मोटी जानकारी अपने को यही है, ठीक है। धन्यवाद, ये हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।